सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 20 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज में खबर आती है जर्नलिज्म अवार्ड्स को लेके, रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड्स। इसके अलावा सनी विलियम्स, बुच विलमोर एक बहुत ही लंबी स्पेस में अवधि के बाद वापस धरती पे आ चुके हैं। नासा ने और स्पेसएक्स ने मिलकर सक्सेसफुली उनको वापस से धरती पर लाने का काम कर लिया है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। एडिटोरियल्स इस प्रकार रहने वाले हैं। पहला, रशियन यूक्रेन वॉर और यूएस की उसमें इंटरवेंशन फॉर अ पीसफुल ट्रूस अमंग द नेशंस। अगला है, कैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का प्रयास करा जा रहा है, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट। और फिर राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से आए दिन साल कैसे गर्म होते जा रहे हैं, इस पे एक आर्टिकल ब्रीफ है। पर आर्टिकल, द वर्क ऑफ पीस, a 30-day limited ceasefire in Ukraine is not the end of war. For nearly 33 years there seemed to be no end in sight to a war in Ukraine for many reasons, among them that the US under former President Biden refused to engage with Russia and because of the criminals' determination to escalate the conflict. बहुत लंबे समय से ये वॉर चल रहा है, 3 साल होने को आ गए। एक बार भी किसी के सामने भी ये उम्मीद जगी नहीं कि ये कभी रुकेगा भी या नहीं, मगर ट्रम्प साहब के आने से, उनके इंटरवेंशन से आज 30 डेज़ का सीज़ फायर रशिया ने अनाउंस कर दिया है। कुछ कंडीशंस हैं मगर फिर भी कर दिया है, ये बड़ी बात है। Trump has insisted that Putin will honor any agreement they reach. In contrast, the US president accused his Ukrainian counterpart Zelensky of gambling with World War II। जो जानते हैं कि पिछली मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में, वहाँ पे एक तरीके से ट्रम्प साहब ने एक्यूज़ करा था यूक्रेन को भी टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस वॉर। हालांकि अल्टीमेटली वो मैटर सेटल हो गया। इस इंसिडेंट में Putin rejected the 30-day immediate and full ceasefire proposal that Trump had hoped would serve as a first step towards permanent peace deal. This should make it clear to Washington that negotiating with Moscow would be far more challenging than talking with Kyiv, even as Trump pushed for a ceasefire that Ukraine had already agreed to. What he obtained was a limited commitment. और ये बिल्कुल बहुत ही टफ रोड टू वॉक रहने वाला है यूएसए के लिए भी। Even so, a 30-day ceasefire and energy of infrastructure strike is welcome development. यूक्रेन बेचारा फंस चुका है यहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले जब यूएस ने यूक्रेन को ही एक्यूज़ कर दिया था कि तुम्हारी वजह से वॉर हो रहा है, तुम भी तो गलती कर रहे हो, तो यूक्रेन बीच में फंस गया था कि क्या करूँ मैं, डर के मारे। ये देखते हुए कि यूएस जो है कहीं ना कहीं रशिया के साथ साइड कर रहा है, जो कि अपने आप में एक रेयर फिनोमिना है। वो यूरोपियन एलाइज की तरफ भागा था नाटो वगैरह को लेकर और तमाम चीज़ों में। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन देशों ने भी री आर्म यूरोप के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करा था यूएस को कि हम भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को अपने आप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बिना आपकी कोई ज़रूरत के। मगर फ़िलहाल यूएस स्टिल लीडिंग द डिप्लोमेसी, और 30-day सीज़ फायर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक सबूत भी है अपने आप में इस क्षेत्र में शांति को लेकर। The future of this region is likely to be eliminated in peace deal, given the criminal association of the Black Sea is a part of historical Russia. The most contentious issues will be those concerning military aid and intelligence. During the call, Putin demanded a complete halt to all Western military support to Ukraine. और पुतिन साहब ने ये भी कहा है कि यूएसए अपना सपोर्ट कर रहा है डिफेंस और इंटेलिजेंस के रूप में यूक्रेन को, उस समय रहते रोका जाए। This means not just US but also Britain, France and Germany and the NATO countries. The glaring contradiction is that the European Union recently initiated a proposal to pledge up to 40 billion euros in military aid for Ukraine. How Washington navigates Moscow's demands will be balancing its relation with Europe.
अब हर कोई अपने आप को वापस से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पहले यूएस ने भी कहा था कि वो इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं शेयर करेगा यूक्रेन के साथ, मगर बाद में कह दिया चलिए कोई बात नहीं हम कर देंगे। Ultimately, all parties must engage in further dialogue. Two phone calls between Putin and Trump are far from sufficient to end the war on terms that they are also fair to Ukraine. Encouraging despite the hostile White House meeting 2 weeks ago, Ukraine's visiting former Foreign Minister Andriy Sybiha stated during the Russian dialogue in Delhi that Kyiv believes a long-standing just peace can be achieved under Trump's leadership. मगर फिलहाल जो भी सौगातों की एक बात है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ कि इश्यूज क्या निकल के आ रहे हैं इस शांति बहाली से। पहला, यूएस ने कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों को ये दिखा दिया है कि वो इतनी पावर रखता है कि इस क्षेत्र में कब शांति होनी चाहिए ये तय कर सकता है। दूसरा, यही डर यूरोप को अब आ गया है कि अगर यूएस जो कि अपने आप में कई सालों से डिफेंस में यूएसए की यूरोप की मदद करता आ रहा है, अगर बैकग्राउंड पे अगर किसी भी दिन रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा देगा अपनी, तो यूरोप तो ख़त्म है। आप बोलेंगे सर यूरोप कैसे आप ख़त्म बोल रहे हैं? देखिए यूरोप, जैसे कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेडी वैंस साहब ने कहा था कि यूरोप पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कितना कॉन्फ्लिक्टेड है। तो हाँ, यूरोप इस समय इंटरनली बहुत सफ़र कर रहा है। पॉलिटिकली अगर हम कहें तो पॉलिटिकली भी सफ़र कर रहा है। अभी रोमानिया जॉर्जिया में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे इलेक्शंस में तक रशियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला था ओपनली। यूरोप को अपने अपने अस्तित्व में खतरा लगने लगा है, इसलिए यूरोप ने री आर्म यूरोप नाम से एक नया इनिशिएटिव अपने मेंबर स्टेट के साथ शुरू करा कि अब री आर्म यूरोप के नाम से हम डिफेंस को और मजबूत करेंगे। क्योंकि ऐसे तो अगर यूएस अपने अपने हिसाब से वहाँ से कूद के यूरोप में आके ये डिसाइड कर रहा है कि यूक्रेन वॉर कब रुकना चाहिए कब चलना चाहिए, तो कल को तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या इशू है कि यूएस इज स्टिल लीडिंग द ग्लोबल डिप्लोमेसी एज एवरीवन नोज इट इज़ प्योरली विजिबल। इसके अलावा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रशिया की शर्तें मानी जा रही हैं, ये यूरोप के लिए चैलेंजिंग है। ये रशिया जो जो बोल रहा है वो यूएस मानने को तैयार हो रहा है कि ये पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स मान लीजिए, हम वॉर को रोक देंगे। ओवरऑल क्वेश्चन मार्क यूरोप के लिए भी है, क्वेश्चन मार्क यूक्रेन के लिए भी है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इवेंट रहेगा ये वाला वॉर को लेके जो नेगोशिएशन चल रहे हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में। फिलहाल वापस आते हैं भारत में। क्लोजर टू केयर, मूव टू इक्विप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद कैंसर केयर इज़ वेलकम। टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज टू रिड्यूस रिसोर्स डेफिसिट्स। According to Indian Council of Medical Research (ICMR), India has more than 14 lakh cancer patients in 23। वैसे जानते हैं कि भारत कैंसर केसेस से भुगत रहा है और 2023 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास 14 लाख से भी ज़्यादा केसेस थे। तो भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि अब इनको एड्रेस सीरियसली करा जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर के नाम से कई राज्य तो फेल हो जाते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाएं नहीं हैं, तो लोगों को कई 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है जहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल होगा, वो भी मेजॉरिटी प्राइवेट ही होता है, और जो सरकारी भी होता है वो फिर बड़े शहरों में होता है। उस पर इसी बात का बर्डन बढ़ता जा रहा है कि यहाँ 5 से 6 नहीं, यहाँ कम से कम 25 से 26 ज़िले के लोग आके इलाज करवा रहे हैं ना। तो एड्रेस दिस कैंसर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कैंसर इक्विप्ड बनाया जाएगा। They will ensure that treatment is available in the hospitals. Though India's screening program for cervical, oral, and breast cancers, these constitute more than a third of the country's cancer burden. Detection rates are among the lowest in the world. Less direct detection of malignancy and therefore late initiation into treatment is amongst the biggest public health challenges. अब भारत में एक समस्या अपने आप में ये है ही है कि बहुत ही लेट डिटेक्शन है कैंसर का। It is challenging. Problems particularly serious in rural areas. That's why the government's initiative to equip all district hospitals with a cancer care center is much needed.
According to blueprint drawn up by the Union Health Ministry, every such facility will have an or a medical officer along with 2 nurses. तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि सरकार ने सोचा है, मगर इसके लिए हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स. The number of cancer specialists required by country varies according to surveys. However, even by conservative estimates, India is short of at least 2,000 oncologists. Some district centers, especially in the northeast and Kerala, do offer specialized care center. However, at least 50% of oncologists operate from urban centers. Drafting specialists could therefore be a challenge for new program. अब इसके सामने एक चैलेंज हमारे सामने ये भी आ रहा है कि कम से कम 2,000 ऑन्कोलॉजिस्ट की तो शॉर्टेज चल ही रही है देश को. तो हमको अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट और अच्छे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत ये भी पड़ेगी कि हमें इनको पब्लिक हेल्थ इंफ्रा में इंक्लूड करना पड़ेगा. हमें इनको ये नहीं है कि देशों को ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना शुरू हो जाए तो वो जाके सीधे प्राइवेट में बैठने लगें, क्योंकि मेजॉरिटी अर्बन सेंटर्स में ही बैठ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही बैठ रहे हैं. तो ये गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा कि जो भी कैंसर हॉस्पिटल्स या केयर सेंटर्स खोले वहाँ पे उस मात्रा में पर्याप्त डॉक्टर्स की भी भर्ती की जाए. एटलीस्ट 50% ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट ऑपरेट फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स. ड्राफ्ट देखिए, ये देख लिया आपके सामने, ये इशू आने वाला है आपके समय रहते. The new initiative could link up with hospitals and teams or to people doorsteps work. अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं कि अगर हर जगह तो अब ऐसा पॉसिबल है नहीं ऐसी जल्दी कि हम कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स खोल दें विद विद एडिक्वेट मेडिकल स्टाफ टू अटेंड देम. तो क्यों ना मोबाइल क्लिनिक्स खोल लें, हम मोबाइल क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं जो कि गांव-गांव जाके जगह जगह जाके टेली या फिर टेली मेडिसिन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एटलीस्ट provide a very basic and primary care. Cancer treatments can be emotionally taxing, and patients in rural areas face additional mental health challenges with limited supply groups. That's why several patients discontinue therapy. The provision of counseling services at the new centers could help ensure continuity in treatment. This could be complemented with telehealth counseling services to provide mental health support to rural patients. Government would do well to use advancement technology to mitigate deficits in resources. Deficits in resources. So, although this seems to be a very good initiative to ensure, but let's see how government makes a framework to ensure its smooth running. बाकी ये वाला आर्टिकल तो गर्मी को लेकर ही है. आए दिन नया कीर्तिमान, नया साल, हर नया साल बनाता जा रहा है. कभी 23 सबसे गर्म साल था, फिर 24 सबसे गर्म साल हुआ. इसी को लेके है. हीट वेव्स already are affecting many cities. Rising temperatures are causing health problems. आगे बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेन्ड पेज में. यहाँ बात कर रहे हैं सोनिक वेपन के बारे में. वेपन्स दैट डिलीवर लाउड पेनफुल allegedly used to disperse protesters in Belgrade. Sonic weapons, these are basically long range acoustic devices. जैसे ये आपका है ना, तो जैसे ही इसे चालू करेंगे पुलिस वाले तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक साउंड बीम सी निकलेगी. इनविजिबल है, और देखिएगा सारे लोग गायब हो जाएंगे. गायब मतलब कि एक नैरो रास्ता बन जाएगा, सब इधर उधर हो जाएंगे. कुछ वीडियो जो सर्बिया में बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्शन इन द गवर्नमेंट. वो इतना लंबा चल रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है. अब न्यूज़ में अचानक से कहाँ से आ गया ये. सर्बिया में लोगों ने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट ने सोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करा है टू डिस्पर्स द क्राउड. Serbia's President Alexander Vučić has denied that his police force used a banned sonic weapon to disperse protesters in country's capital. Sonic weapons are designed to emit loud, often painful sounds that can carry long distances. Use of this technology for crowd control purpose goes back to early 1990s. क्या होते हैं sonic weapons? What is the technology they are using in it? These are long-range acoustic devices. These devices manufactured by US-based Genesis Inc.
एक बीम के रूप में निकलती है बहुत तेज़ सी तरंग, जो कि इतनी इरिटेटिंग होती है, इतनी नॉइज़ी होती है कि वहाँ से उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। दिस इज़ लाउडर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय नियर बाय गनशॉट around 150 decibels. Anything over 140 decibels will cause pain for most people, but even sounds over 120 decibels can cause permanent hearing damage. Mosquito. This device produces very high pitched sound that are audible and painful to only younger people, usually teenagers. तो ये देखिए कितने प्रकार के सोनिक डिवाइसेस भी आ गए हैं. Infrasonic weapons. This is a new technology and can deliver very low frequency sound that will or be inaudible but could still cause pain and disorientation. Experts are still investigating its capabilities. What are the health effects of sonic weapons? These weapons can cause significant harm to eardrums of other delicate ear organs and lead to hearing loss. Although the use of earplugs can reduce the sound by 20-30 decibels, this may not be enough to avoid significant injury. For instance, loud noises emitted by the L brand can cause sensation of ringing ears. अब इसके अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है इस बीम के कांटेक्ट में, ठीक है ना, तो उसे लंबे समय तक झंझनाहट सी कानों में एहसास हो सकता है. टाइनीटस एक अपने आप में सेंसेशन होती है. लंबे समय तक ये एहसास हो सकता है, अजीब सा लगेगा. हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या कोई ना कोई मसल्स को प्रॉब्लम्स कानों में देखने को मिलेगी. Human rights organizations such as PHR note that there is not enough literature on the effects of sonic weapons. PHR also highlights these weapons are indiscriminate, causing harm or pain to protesters. अगले यहाँ पे है रशियन अटैक्स ऑन यमन हाउटीज, व्हाट इज द यूएस सीकिंग. देखिए यमन में जो ये हाउटी रेबिलियंस है ना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है यूएस के लिए भी. असल में ये कौन है? देखिए यमन हाउटीज जो है आपका, ये आपका यूएस को इसलिए परेशान करके रख दी क्योंकि ये जहाज़ों पे हमला करते हैं. कमर्शियल कंटेनर जहाज़, कमर्शियल व्हीकल्स पे हमला बराबर करते रहते हैं. और ये हमला मतलब ऐसे नहीं है कि कोई गरीब गरीब से डाकू टाइप हैं, नाव से आते डंडी लाठी लेकर. ये यमन हाउदी रिबेलियंस आर वेरी एडवांस्ड. दे आर वेरी एडवांस्ड. दे हैव मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, दे हैव हाईली हार्मफुल वेपन्स विद देम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन्स विद देम. ये तो अपने आप में आर्मी की तरह ये काम करते हैं. आपकी जो हेज़बोल्ला है, हाउती रेबेलियंस हैं, ये सब लोग बहुत ही एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में. मगर अब यूएस ने इन्हें ठिकाना लगाना शुरू कर दिया. इनकी वजह से जो आपका रेड सी वाला एरिया है वो कमर्शियल शिप्स जो है क्रॉस करने से बचते थे, और इस उसकी जगह लंबा रूट केप ऑफ गुड होप से लेने को मजबूर हो गए थे कि खामखा अटैक कर दे ये लोग, उड़ा दें जहाज़ को तो कोई नुकसान ही हो जाएगा. The Houthis' Casus Belli is intrinsically linked to conflict in Gaza, which resumed in breach of ceasefire on March 17. Since 2023, Houthis' attack in the Red Sea have disrupted shipping lanes, forcing ships to go around the Cape of Good Hope or pay much higher insurance premiums if they sail through the Bab el Mandeb. अब जहाज़ों को डर रहता है उधर हमला हमला रहने का, तो हमले से बचने के लिए क्या कर सकते हैं. अब ये लोग साउथी रेबेलियन अपने अपने आप में टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है और ख़तरनाक हमला करते हैं, तो या तो जहाज़ वो कंपनियों को अपना तगड़ा वाला इंश्योरेंस कराना पड़ता है ट्रिप का, या फिर सीधे कि वो गुड होप से होते लंबा होके आना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है. The new anti-Houthi U.S. operations reflect continuity in U.S. policy. Former President Biden listed the Houthi as a specially designed global terrorist in 24. Why are President's objectives? What are? While the US has backed the Saudi-led coalition operation Restoring Hope against the Houthis since 2015, first-term administration's direct military action in Yemen did not focus entirely on Houthis. The United States Central Command public announced May 2018-2020 reflected a focus on striking Al-Qaeda and Islamic State. अब यूएस इस क्षेत्र में जानते हैं कि शांति बहाली का कार्य सालों से कर रहा है, मगर हाउतीस पे डायरेक्टली उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था. अलकायदा और आईएसआईएस उसका टारगेट रहे थे, मगर धीरे धीरे बढ़ते हुए इनके अटैक्स के बाद से ये भी निशाने में आने लग गए हैं. Attacking the Iran-backed militants in Yemen is in a grand spectacle is also arguably Trump's way of avoiding direct escalation or a full-blown war with Tehran.
while signaling American compliance capabilities with Tehran does not negotiate on terms in potential nuclear talks. बाकी सब आपका Hezbollah है, Houthis, and they are very advanced in their own. Why euro is rising against dollar? The day the US voted for President Trump, euro was equal to 1.093 US dollars. The exchange rate between the top two countries of the world saw a sharp change between the dead day and the day Donald Trump took the oath of office on Jan 20. The exchange rate of 1 euro fell to 1.02 cents a dollars. अब ये मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है. This wanted many to believe that the euro was likely to hit parity with the dollar, something it has done just three times since it was created in 1999. But since the inauguration, the euro has staged a recovery, and as of March 18, it was back at 1.0942, almost the same level as November 5. What are currency exchange rates? अब ये होता क्या है? जो हम सुनने में आता है कि डॉलर के बदले रुपया मजबूत हो रहा है या यूरो के बदले डॉलर कमज़ोर हो रहा है, ये है क्या मैटर? The current exchange rate between two countries essentially tells you which of the two countries more in demand relatively. देखिए जिस कंट्री की जो करेंसी ज़्यादा डिमांड में चल रही होती है ग्लोबल मार्केट में, वही आपको मजबूत दिखती है. In this case, Americans and Europeans seek each other's currencies for investing in each other's region or for spending money in their other regions or buying goods and services made in other regions. If demand among Americans for euros outstrips the demand for dollars among the Europeans, the exchange rate will reflect it by making euros costlier. That is why making it stronger against the dollar. Why did the euro fall? The euro's common currency group of 20 countries in the European Union. When Trump won, the dominant view in the market was that his policy choices would supercharge the world's largest economy, already growing much faster than all its developed world cousins. Trump had promised tax cuts and deregulation during his campaign, Make America Great Again. Tax cut would leave US consumers with more money to spend and US firms with more profits. अब हर किसी को उम्मीद थी बढ़िया बढ़िया ट्रम्प साहब आएंगे, बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिक पॉलिसीज लाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था एकदम पाँचवें गियर पे आके तेज चलना शुरू हो जाएगी. Similarly, deregulation, easing of official norms for doing business would unleash the entrepreneurial spirits in the US. और जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि ट्रेड को लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी से बचाएंगे, मगर उल्टा वो आके जो आज टैरिफ की धमकी देना शुरू कर दिए, सबको डरा दिए. In sharp contrast, in this phase, EU cut a sorry figure. Most of its economic policies were expected to stay in kind of moribund stagnancy that has become a pattern since global financial crisis 2008. On the political front, there was uncertainty, especially among some of the EU biggest economies such as France and Germany. It looked unlikely that the government would restore to kickstart the economies by boosting expenditure. The ECB too was often caught in a mind between cutting interest rates to boost economic growth and employment or keeping them with high enough to contain inflation. What caused the reversal? Where a worsening prospects of the US economy, most of Trump's first 2 months as president has been about imposing tariffs, which effectively work like a tax hike on domestic consumers and damping overall demand. अब वही हुआ ना, आते ही इन्होंने टैरिफ लगा दिए, जिससे अल्टीमेटली जो इम्पोर्टर्स फॉरेन नेशन से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो महंगा ही पड़ेगा प्रोडक्ट उनको, है ना. और इस चक्कर में ट्रेड भी थोड़ा धीमा होगा, तो जो उम्मीद थी वो तो हुई नहीं. With weaker growth, there's a good chance that US Fed Reserve may cut interest rates, but lower interest rates imply lower returns for investors who buy government bonds. Improving prospects of EU economies for many investors elsewhere has been Europe. The same OECD report projected that EU's GDP growth to rise 0.7% in 24 to 1% in 25 to 1.2% in 2026. The odd thing is that it was Trump's aggressive posture on tariffs and security markets that shook up the EU leadership and made them to look away from fiscal austerity. The norm since 2008 financial crisis started pushing up growth rates, led by Germany and France. Europe is beginning to show promise that it can extricate itself from economic stagnancy and become an engine of global growth. बाकी यूरोप का एक सही प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहा है इकोनॉमिकली. इम्पैक्ट में ऐसा कोई क्या इंडिया पे इम्पैक्ट है? As dollar weakens, the rupee has strengthened from $87.5 to
86.5 as of March 18. A stronger rupee has helped reduce inflation because India imports the bulk of its crude oil requirement in dollars. At the same time, the rupee has fallen from 87.4 to a euro on Jan 5 to 94.5 on March 18. A weaker rupee will help Indian exports to the euro area. दोनों तरफ से इकोनॉमी में तो दोनों तरफ से परेशानियां होती हैं, दोनों नेशंस को परेशानी रहने वाली हैं, यूरोप को भी और यूएस को भी। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और डिटेल में और करंट अफेयर्स वहाँ देखने को मिलेगी। थैंक यू।